हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग एक नई वीडियो के साथ फिर से मिल रहे हैं बच्चों। आज की वीडियो में हम क्लास 12 के जो ज्योग्राफी का एग्जाम आया था 2008 में 2008 के जो ज्योग्राफी का एग्जाम था बच्चों, उस पूरे पेपर को हम एनालाइज करेंगे। उनके वो पेपर कैसा आया था और कैसे क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। और इसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, जिसमें हम पिछले 10-12 सालों के पेपरों को ज्योग्राफी के देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो चले बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, पहली बात तो जो आपका ज्योग्राफी का पेपर होता है वो 3 घंटे का पेपर होता है और ये 70 मार्क्स का आता है, ठीक है। और इस साल भी 70 मार्क्स का ही है, ऐसा नहीं है, ठीक है, कि मार्क्स में कोई चेंजेस आए, क्वेश्चन में चेंजेस आए कि क्वेश्चन कम ज्यादा और एमसीक्यू क्वेश्चंस आने लग रहे हैं। तो बच्चों, ये 2008 का पेपर है। देखो, प्रीवियस ईयर का पेपर हमें सॉल्व करने से क्या होता है ना, हमें आसानी मिल जाती है। आगे कैसा पेपर आएगा उसमें थोड़ी आसानी मिल जाती है। तो इस पेपर की थोड़ी रोचक बातें देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ पेपर जो 2008 के पेपर में हमारे थे वो थे 26 आते थे, ठीक है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक अति लघु उत्तरित वाले प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के हैं। इनमें से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 20 शब्दों से अधिक नहीं देना, ये याद रखिएगा। सीबीएसई बता देता है कि आपको कितने शब्दों में आपको आंसर देना है, ठीक है बच्चों। पॉइंट नंबर 5 है, प्रश्नों की संख्या जो 11 से 20 तक रहेगी। ये लघु उत्तरित वाले प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 3 अंक का होगा। कितना अंक का होगा बच्चों? 3 अंक का होगा, जिसको हमें 80 शब्दों में लिखना होगा। इससे अधिक शब्दों का यूज नहीं करना है, ठीक है। प्रश्न संख्या 21 से लेकर 25 तक लंबे उत्तर वाले प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है, जिनके जो शब्द है वो 150 से अधिक नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, मानचित्र है। भौगोलिक लक्षणों को पहचानने व स्थिति को दिखाने और नामांकन करने से संबंधित है। संसार और भारत के दिए गए रेखा मानचित्र को अपनी उत्तर पुस्तिका में अवश्य नथी करे। मतलब जो हमारा जो मानचित्र है उसको आंसर सीट के साथ लगाना जरूरी है, ठीक है। पॉइंट नंबर 9 देख लीजिए। रेखा मानचित्र बनाने के लिए सांचो या स्टेलिसो स्टेलिसो का प्रयोग अनुचित है, ठीक है। कोई आप कॉलम वगैरह नहीं लगाना, आपको अटैच करना पड़ेगा। तो चले बच्चों, पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारे 2008 के क्वेश्चन पेपर का ज्योग्राफी का। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विश्व में किस देश का लिंग अनुपात सबसे कम है और इसके लिंग अनुपात कितना है? तो विश्व में जो सबसे कम जो लिंग अनुपात है वो संयुक्त अरब अमीरात में है, जिसे हम शॉर्टकट में बच्चों यूएई भी बोलते हैं, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात में लिंग अनुपात विश्व का सबसे कम है। यहाँ का लिंग अनुपात 486 है, ठीक है। 1000 लड़कों पे यहाँ पे लड़कियों की संख्या जो है 486 है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों, उस देश का नाम बताइए जिसका मानव विकास सूचकांक उच्चतम है। तो नॉर्वे का जो है बच्चों मानव विकास सूचकांक सबसे क्या है, ऊंचा है, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोनों क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, उस देश का नाम बताइए जहां व्यवहारिक रूप से हर किसान सहकारी समिति का सदस्य है। तो हर किसान सहकारी समिति का सदस्य होता है। तो सहकारी समिति की शुरुआत, कृषि की शुरुआत हुई थी डेनमार्क से। डेनमार्क एक ऐसा देश है जहां पर हर किसान सहकारी समिति का क्या होता है, सदस्य होता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है बच्चों, भारत में प्रवास की कौन सी धारा पुरुष प्रधान है? तो पुरुष प्रधान प्रवास जो है बच्चों वो गांवों से नगरों की तरफ, गांवों से कहां की तरफ, नगरों की तरफ। रोजगार की तलाश में भारत के अंदर बहुत सारे पुरुष गांव से कहां जाते हैं बच्चों, नगरों में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सन 2005 के अनुसार भारत का विश्व के देशों में मानव विकास सूचकांक में कौन सा स्थान है? तो 2005 के अकॉर्डिंग बच्चों भारत का विश्व के देशों में मानव विकास सूचकांक में 126 या 127वां स्थान है, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूं चीजें समझ आ रही होंगी आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, मानव बस्ती का अर्थ क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव बस्ती का अर्थ है किसी भी प्रकार और आकार के घरों का संकुलन जिसमें मनुष्य रहता है। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, भारत में कौन से दो प्रमुख मुख्य प्रकार के लोहा अयस्क पाए जाते हैं? तो भारत में हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दो मेन लोहे के प्रकार पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में सीमा सड़क संगठन, सीमा सड़क संगठन को शॉर्टकट में हम बोलते हैं BRO, ब्रो, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला तो आर्थिक विकास को गति देना, जो सीमा
की सड़कें होती है ना, सीमांत सड़कें जिन्हें हम कहते हैं, वो एक देश का दूसरे देश के साथ व्यापार को बढ़ाते हैं, व्यापार को बढ़ाने में हेल्प करते हैं और रक्षा तैयारी को क्या करते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के सबसे बड़े समुद्री पत्तन का नाम बताएं। तो भारत का जो सबसे बड़ा समुद्री पत्तन है वो मुंबई पत्तन है, सबसे बड़ा पत्तन। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, भारत में जल की गुणवत्ता के निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। जो भारत के अंदर जल की गुणवत्ता है बहुत ही निम्न है, उसके मेन कारण क्या है, बढ़ती हुई जनसंख्या और जल का अविवेकपूर्ण उपयोग, मिसयूज जो होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर सेकंड है बच्चों, औद्योगिक विस्तार के कारण जल की गुणवत्ता का अधिक क्या हो रहा है, निम्नीकरण हो रहा है। उद्योगों से निकलने वाला जो गंदा पानी है वो क्या होता है, पानी के स्तर को क्या कर रहा है, खराब कर रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। मानव भूगोल के 6 उपागमों का उल्लेख कीजिए। तो मानव भूगोल का जो 6, ये आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट से ही क्वेश्चन है मानव भूगोल वाली से। पहला है अन्वेक्षण व वितरण भूगोल, सेकंड है प्रादेशिक विश्लेषण, थर्ड है क्षेत्रीय विभेदन, फोर्थ है स्थानीय संगठन, फिफ्थ है बच्चों मानवतावादी, अमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय। 6 पॉइंट है बच्चों भूगोल का उत्तर आधुनिकतावाद। ठीक है बच्चों, क्या है, उत्तर आधुनिकतावाद। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो आपका क्या हो सकता है कि आपके पेपर में भी आ जाए, इसीलिए तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को पढ़ते बच्चों कि हमें बताता है वो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखिए, विश्व में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों का उदाहरण सहित बताना है। तो भौगोलिक कारक, ठीक है, पहला है जल की उपलब्धता। जल जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कारक है, पता है आप लोगों को। लोग उन्हीं क्षेत्रों में बसने की प्राथमिकता देते हैं जहां पे जल आसानी से मिलता है। यही कारण है कि नदी घाटी में विश्व के सबसे घने शहर बने। दूसरा है बच्चों भू आकृति। भू आकृति भी क्या करती है, जनसंख्या को प्रभावित करती है। लोग समतल और उपजाऊ मैदानों में बसना पसंद करते हैं। ऐसे क्षेत्र फसलों के उत्पादन के लिए अनुकूल होते हैं। पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में कृषिगत और औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल नहीं होते। अतः मैदानी भाग संसार के घने आबाद क्षेत्र हैं, जबकि पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र विरल जनसंख्या वाले पाए जाते हैं। विरल का मतलब होता है कम जनसंख्या। ठीक है बच्चों, पॉइंट नंबर 3 है जलवायु। जलवायु भी जनसंख्या को प्रभावित करती है। जहां की जलवायु मानव बसावट के लिए असुविधाजनक होती है, वहां पे कम लोग रहेंगे। जहां पे सुविधाजनक जलवायु रहती है वहां पे अधिक लोगों की संख्या मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों मृदा। मृदा की उपजाऊ क्षमता जो होती है वो भी अधिक लोगों को निवास करने में क्या करती है बच्चों, प्रभावित। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बच्चों, 13 है, ये डायग्राम वाला क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस डायग्राम को देखिए, देखिए इसमें 2 तरह के गड्ढे दिख रहे हैं आपको। एक छोटा सा गड्ढा दिख रहा है जो ज्यादा चौड़ा है। ठीक है, पॉइंट नंबर ए पे। पॉइंट नंबर बी पे पतला गड्ढा है और बहुत ही गहराई तक जाता है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन किस तरह के पूछते हैं, ये देखिए क्या कह रहा है। पहला, ए और बी से 2 प्रकार के खनन विधियों, जो चित्र नंबर ए और चित्र नंबर बी से 2 प्रकार के खनन विधियों को दिखाया गया है, उनकी पहचान कीजिए और प्रत्येक विधियों का सही नाम भी दीजिए। तो देखो बच्चों, खनन की विधियां 2 होती है, एक होती है धरातलीय खनन जिसे हम विवृत खनन भी कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, जो खनन खुदाई होती है वो चौड़ी होती है, ज्यादा स्थान लेते हैं पर गहराई कम होती है। धरातलीय खनन को ही बच्चों विवृत खनन कहते हैं। दूसरा है भूमिगत खनन, जिसे हम क्या कहते हैं, कूप खनन भी कहते हैं। ये क्या होता है, बहुत ही गहराई तक जाती है और इसकी जो लेंथ होती है, चौड़ाई जो होती है, बहुत ही क्या होती है, कम होती है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ आ रही होंगी। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्येक प्रकार के खनन की 2-2 विशेषताएं लिखिए। तो धरातलीय खनन की पहली विशेषता क्या है, यह खनन का सबसे सस्ता तरीका है। धरातलीय खनन का क्या होता है, सबसे सस्ता तरीका होता है। धरातल पर धरातल के निकट ही खनन पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं। सुरक्षात्मक उपायों एवं उपकरणों पर खर्च अपेक्षाकृत क्या होता है, कम होता है। यह खनन का सबसे सरल तरीका है। इस विधि में उत्पादन शीघ्र और एवं अधिक होता है। ठीक है, अब भूमिगत खनन की विशेषताएं देख लीजिए बच्चों। भूमिगत खनन क्या होता है, भूमिगत खनन जो गहराई तक जाता है, जिसकी चौड़ाई बहुत क्या होती है, कम होता है। इस विधि में गहराई तक कूप होते हैं जहां से भूमिगत गैलरियां बनाई जाती हैं। सेकंड, इन मार्गों से होकर के खनिज का निष्कर्षण एवं परिवहन धरातल तक किया जाता है। थर्ड है बच्चों श्रमिकों तथा खनिजों की सुरक्षित
और प्रभावशाली आगमन हेतु लिफ्टों, बेधकों, ट्रॉलियों तथा वायु संचार प्रणाली की आवश्यकता होती है। फोर्थ है बच्चों, खनन का तरीका जोखिमपूर्ण होता है। फिफ्थ है, जहरीली गैस, आग और बाढ़ के कारण कई बार दुर्घटना होने का भी भय रहता है। ठीक है बच्चों, ये उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होंगी चीजें। आगे देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 14 क्वेश्चन देख लीजिए, 3 मार्क्स का ये भी। संसार में बड़े पैमाने पर होने वाले आधुनिक विनिर्माण की 3 विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। देखिए बच्चों, विनिर्माण, विनिर्माण का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का दोबारा से निर्माण करना, विनिर्माण कहलाता। ठीक है, बड़े पैमाने पर होने वाले आधुनिक विनिर्माण मतलब बड़े उद्योग, इनकी विशेषता क्या होता है, कौशल का विशिष्टीकरण। जो व्यक्ति जिस चीज में परिपक्व होता है बच्चों, इस तरह के जो कारखाने होते हैं ना, कारखानों में थोड़ी ही सामान उत्पादित किया जाता है जिसे आदेश अनुसार बनाया जाता है, इसीलिए इसकी लागत अधिक आती है, जबकि अधिक उत्पादन का संबंध बड़े पैमाने पर बनाए जाने वाले सामान से अधिक, जिसमें प्रत्येक कारीगर को निरंतर एक ही प्रकार का कार्य करना होता है। तो बड़े उद्योगों में क्या होता है, कारीगर लगातार काम करता है, उसमें कौशल का विशिष्टीकरण होता है। यांत्रिकरण मतलब मशीनों द्वारा, मशीनों का प्रयोग करके उत्पादन करना, बड़े उद्योगों की दूसरी विशेषता यांत्रिकरण। थर्ड है प्रौद्योगिक नवाचार, मतलब नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना। ठीक है, फोर्थ है बच्चों संगठनात्मक ढांचा स्तरीकरण, इसको अच्छे से देख लीजिए। इसकी विशेषता है, एक जटिल प्रौद्योगिक तंत्र होता है, अत्यधिक विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन के द्वारा कम प्रयास एवं अल्प लागत से अधिक माल का उत्पादन करना। थर्ड है अधिक पूंजी। फोर्थ है बड़ा संगठन। फिफ्थ है प्रशासनिक अधिकारी वर्ग का उदय। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 कितना इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों ने अगर फर्स्ट टर्म का पेपर दिया हो या प्री बोर्ड दिया हो तो आपके दोनों पेपरों में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व के ग्रामीण और नगरीय विपणन केंद्रों के लक्षणों की तुलना 3 बिंदु कीजिए। देखो बच्चों, ग्रामीण विपणन केंद्र क्या होता है और नगरीय विपणन केंद्र क्या होता है। विपणन का मतलब होता है लेन देन, एक ऐसा जगह जहां पर लेन देन किया जाता है। तो ग्रामीण विपणन केंद्र जो होता है ना, ये निकटवर्ती बस्तियों का पोषण करता है, आस पड़ोस की बस्तियों का क्या करता है, पोषण करता है। जबकि नगरीय विपणन केंद्र, इन केंद्रों में और अधिक विशिष्टीकरण नगरीय सेवा मिलती है। ग्रामीण विपणन केंद्र में ये अर्धनगरीय केंद्र होते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है नगरीय केंद्र का, इनमें ना केवल साधारण वस्तुएं और सेवाएं मिलती हैं, अपितु अनेक विशिष्ट वस्तुएं और सेवाएं भी उपलब्ध होती है। थर्ड, ग्रामीण विपणन केंद्र 2008 साप्ताहिक या बाजारिक के रूप में होते हैं, जबकि ये जो नगरीय विपणन केंद्र होते हैं वस्तुओं के साथ साथ विशिष्ट बाजार भी प्रस्तुत करते हैं। फोर्थ है बच्चों, यह व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवा सुविकसित नहीं होते हैं। नगरीय विपणन केंद्र ये लोगों को व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवा प्रदान करते हैं। आगे देखिए बच्चों, पॉइंट नंबर 5 है हमारा, ग्रामीण विपणन केंद्र ये स्थानीय संग्रहण और वितरण केंद्र होते हैं, जबकि हमारे नगरीय विपणन केंद्र जो होते हैं प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर के संग्रह और वितरण हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, वितरण मतलब इनके माल अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी जा सकते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए आप लोग। आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारतीय जनसंख्या के 3 वर्ग कौन कौन से हैं, प्रत्येक वर्ग की मुख्य विशेषता बताइए। तो भारत में जो श्रमिक होते हैं ना, 3 तरह के होते हैं, 3 वर्ग में बांटे गए, मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक। जो बच्चों मुख्य श्रमिक होते हैं, वो जो मुख्य श्रमिक होते हैं वे जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन काम करते हैं। सीमांत श्रमिक जो होते हैं 183 दिन से देखो, मुख्य श्रमिक 183 से ज्यादा दिन काम करते हैं। ठीक है, और जो सीमांत श्रमिक होते हैं 183 से कम दिन काम करते हैं। अश्रमिक अपने भरण पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। भारत में 61% जनसंख्या किसके बच्चों, अश्रमिक की है। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया होगा बच्चों। आगे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन तो समझ लीजिए कि 3 के मार्क्स वाले हैं। आपको ना इस डायग्राम को देखना है और आंसर देना है। ठीक है, देखिए बच्चों इसके क्वेश्चन कैसे पूछता है, इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं। ठीक है, अब अपने आप ही आंसर दे दीजिएगा, इतनी ईजी है। ये हो गया। देखिए फर्स्ट क्या कह रहा है, 17.1, भारत की जनगणना
नगरों को कितने वर्गों में वर्गीकृत करता है? तो भारत की जनगणना नगरों को 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 वर्गों में वर्गीकृत करता है। ठीक है आंसर। अगला देखिए 17.2 देखिए, किस वर्ग के नगरों की नगरीय जनसंख्या सबसे अधिक है? तो वर्ग एक के अंदर नगरों की जनसंख्या सबसे क्या है बच्चों? अधिक है। ठीक है। थर्ड क्या कह रहा है, किस वर्ग में नगरों की नगरीय जनसंख्या सबसे कम है? तो वर्ग 6 में नगरों की जनसंख्या सबसे क्या है बच्चों? कम है। ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, ये तो दृष्टिबाधित छात्रों के लिए है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कई बार आया हुआ पेपर में। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सिंचाई क्यों आवश्यक है? कोई 3 कारण स्पष्ट कीजिए। तो भारत में सिंचाई क्यों आवश्यक है बच्चों? फर्स्ट पॉइंट, देश में वर्षा के स्थानिक सामाजिक परिवर्तन के कारण सिंचाई की आवश्यकता है। सेकंड, देश में अधिकांश भाग वर्षा विहीन और सूखाग्रस्त है। थर्ड है मानसून की अनिश्चितता और अनियमितता होना, मतलब मानसून कोई फिक्स नहीं है। फोर्थ है बच्चों, कई फसलों को अधिक पानी की चाहत होती है, वह सिंचाई से पूरी की जा सकती है। चावल, गन्ना, जूट आदि जल चाहत फसलें हैं। ठीक है बच्चों। पॉइंट नंबर 5 है हमारा, सिंचाई की व्यवस्था बहुफसलीकरण को संभव करती है, मतलब एक साथ हम बहुत सारे फसलों को उगा सकते हैं। ठीक है बच्चों। आगे देखिए पॉइंट नंबर 6 है, सिंचाई भूमि की कृषि उत्पादन असिंचित भूमि की अपेक्षा अधिक होती है। पॉइंट नंबर 7 है, फसलों की अधिक उपज देने वाली किस्मों के लिए आर्द्रता आपूर्ति नियमित रूप से आवश्यक है, यह सिंचाई से ही संभव है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है, भारत में खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? हम उनका संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं? 2 बिंदुओं की व्याख्या कीजिए। तो खनिजों का संरक्षण जरूरी क्यों है? सबसे पहले ये देखिए, खनिजों खनन को परंपरागत विधि बड़ी मात्रा में खनिजों को बर्बाद कर देती है। परंपरागत विधियों से कई पर्यावरणीय समस्या पैदा हो जाती हैं। देश की आर्थिक विकास बहुत कुछ खनिजों पर निर्भर है। फोर्थ, भावी भावी आने वाली पीढ़ी को बोलते हैं भावी पीढ़ियों, आने वाली पीढ़ियों के लिए खनिज का संरक्षण आवश्यक है। पॉइंट नंबर 5 है, खनिज समाप्त तो होने वाले संसाधन है। ठीक है बच्चों। अब देखो खनिज को संरक्षण करने के तरीके, खनिज के संरक्षण करने की विधियां। फर्स्ट है, खनिज तकनीक में सुधार करके खनिजों को काफी लंबे समय तक सुरक्षित किया जा सकता है। धात्विक खनिज को चक्रीय उपयोग करना चाहिए। और धाजक मतलब स्क्रेपो धातु का स्क्रैप धातुओं का उपयोग करना चाहिए। फोर्थ, सामरिक तथा कम उपलब्धता वाले खनिजों के निर्यात को कम करके अथवा निर्यात पर रोक लगा करके उन्हें काफी समय तक अपने उपयोग के लिए सुरक्षित किया जा सकता है। फिफ्थ बच्चों, कम मात्रा में उपलब्ध धात्विक खनिज के लिए पूरक वस्तुओं का उपयोग करके उनकी उपलब्धता को अधिक समय तक बनाए रखा जा सकता है। ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, भारत में वायु प्रदूषण के किन्हीं 2 स्रोतों के नाम बताइए और मानव स्वास्थ्य के लिए वायु प्रदूषण किस प्रकार हानिकारक है स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों वायु प्रदूषण आते कहां से है, होते कहां से है? पहला, कोयला, पेट्रोल और डीजल के दहन से, औद्योगिक प्रक्रम से, ठोस कचरा निपटान से, जलमल निपटान से। ठीक है बच्चों। आगे देखिए, मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के प्रभाव। मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के प्रभाव कैसे पड़ते हैं, क्या पड़ते हैं? तो बच्चों वायु प्रदूषण के कारण श्वसन तंत्रिका तंत्र तंत्रीय तंत्र तथा रक्त संचार तंत्र संबंधित विभिन्न बीमारियां होती हैं। नगरों के ऊपर शहरी ध्रुव जो धुआं होता है, कोहरा होता है, वायुमंडल को प्रदूषण के कारण होता है, ये मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत घातक है। थर्ड पॉइंट है बच्चों, वायु प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा भी हो सकती है। फोर्थ है, वायु प्रदूषण में मनन और विचार शक्ति का ह्रास होता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं चीजें आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है, परिवहन शब्द की परिभाषा दीजिए। उत्तर अमेरिका में महामार्गों की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कोई से भी 4 विशेषताओं का क्या करना है बच्चों, वर्णन।
परिभाषा, व्यक्ति और वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करने की सेवा या सुविधा को परिवहन कहते हैं। ठीक है बच्चों, जिसमें मनुष्य, पशुओं तथा विभिन्न प्रकार की गाड़ियों का प्रयोग किया जाता है। उत्तर अमेरिका के महामार्गों की विशेषताएं। देखिए, उत्तर अमेरिका की महामार्गों की क्या क्या विशेषता है। उत्तर अमेरिका में महामार्गों का घनत्व उच्च होता है। सेकंड, पश्चिमी प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित नगर पूरब में अटलांटिक महासागर तट पर स्थित नगरों से भलीभांति जुड़ा हुआ होता है। थर्ड है, प्रत्येक स्थान महामार्गों से 20 किलोमीटर की परिधि में स्थित होता है। पॉइंट नंबर फोर्थ है, उत्तर कनाडा में उत्तर में कनाडा के नगर दक्षिण में मैक्सिको के नगरों को जोड़ते हैं ये सड़कें। पार कनाडियन महामार्ग और अलास्का महामार्ग तथा पान अमेरिका, पार होना चाहिए था बच्चों, ये पार है। पार अमेरिका महामार्ग के उत्तरी अमेरिका के विभिन्न देशों यहां तक कि दक्षिणी अमेरिका के देशों को भी जोड़ता है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के 5 आधारों के विश्लेषण कीजिए। मतलब किस आधार पे, 5 नंबर का क्वेश्चन है, क्यों अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है। तो राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता, इसका मतलब क्या हुआ। देखो बच्चों, किसी देश में संसाधन कम होता है, किसी देश में ज्यादा होता है। ज्यादा देश वाला निर्यात करता है, कम वाला आयात करता है। ठीक है। सेकंड है जनसंख्या कारक, जिसकी ज्यादा जनसंख्या होती है वो चीजों को आयात करता है, जिसकी कम जनसंख्या वो निर्यात कर देते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आगे देखिए, आर्थिक आकार की अवस्था, ये डिपेंड करता है देश विकसित है, विकासशील है या अल्प विकसित है। अल्प विकसित देश और विकासशील देश तो चीजों का, वस्तु का आयात करते हैं, और विकसित देश देशों चीजों का क्या करते हैं, निर्यात। फोर्थ है बच्चों, विदेशी निवेश की सीमा। विदेशी निवेश विकासशील देशों में व्यापार को बढ़ावा दे सकता है। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के विकास के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। औद्योगिक राष्ट्र अपने निर्मित उत्पादों के लिए बाजार निर्मित करते हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 5, परिवहन। देखो बच्चों, परिवहन अच्छा रहेगा तो व्यापार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, विश्व में ग्रामीण बस्तियों की स्थिति को प्रभावित करने वाले किन्हीं 5 कारकों को स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले 5 कारक कौन कौन से हैं। पहला, जल की आपूर्ति, पीने का पानी अच्छा होगा, वहां पे ज्यादा लोग रहेंगे। कम होगा, कम लोग रहेगा। भूमि, मनुष्य अपने बसने के लिए उस स्थान का चुनाव करता है जहां पे भूमि कृषि योग्य, उपयुक्त होनी चाहिए, उपजाऊ होनी चाहिए। यूरोप में दलदली क्षेत्रों एवं निचले क्षेत्रों में बस्तियां नहीं बसाई जाती, जबकि दक्षिण पूर्वी एशिया में रहने वाले लोग नदी घाटियों के निम्न भागों में और तटवर्ती मैदानों के निकट बस्तियां बसाते हैं। ऐसे क्षेत्र नम चावल की कृषि के लिए सहायक होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। पॉइंट नंबर 3, उच्च भूमि के क्षेत्र। मनुष्य ने अपने रहने के लिए ऊंचे क्षेत्रों को इसलिए चुना कि बाढ़ के समय होने वाली क्षति से बचा जा सके। मानव का जीवन सुरक्षित रह सके। उष्णकटिबंधीय देशों में दलदलीय क्षेत्रों से निकट लोग अपने मकान खंभों पर बनाते हैं, जिसके लिए बाढ़ व कीड़े मकोड़ों से बच सके। फोर्थ पॉइंट है बच्चों, गृह निर्माण सामग्री। अब मैटर ये भी करता है कि हमें घर बनाने के लिए चीजें कितनी आसानी से मिल जा रही है, ये भी प्रभावित करती है। आगे, सुरक्षा, सेफ्टी। राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध या पड़ोसी समूह के उपद्रव होने की स्थिति में गांव को सुरक्षात्मक पहाड़ियों एवं द्वीपों पर बसाया जाता है। भारत में अधिकतर किले ऊंचे स्थानों अथवा पहाड़ियों पर होते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, 5 मार्क्स का। ये भी, भारतीय कृषि की किन्हीं 5 प्रमुख समस्याओं का वर्णन। भारत की कृषि की 5 समस्या। पहली समस्या, अनियमित मानसून पर निर्भरता। हमारे यहाँ पे मानसून जो है वो फिक्स नहीं है। ठीक है। सेकंड, निम्न उत्पादकता। उत्पादकता क्या होता है, देखो 1 हेक्टेयर जमीन पे कितना उत्पादन होता है, हमारे देश में उत्पादकता बहुत कम है। थर्ड, वित्तीय संसाधनों की बाध्यता, ऋणग्रस्तता। किसानों को आसानी से लोन नहीं मिलता है। ठीक है बच्चों। पॉइंट नंबर 4 है, भूमि सुधारों में कमी। भूमि सुधारों में क्या बच्चों, कमी। ठीक है। आगे देखिए, पॉइंट नंबर 5 है, छोटे खेतों तथा विखंडित जोत। हमारे यहाँ पे छोटे छोटे खेत हैं या बिखरे हुए खेत हैं। ठीक है बच्चों। पॉइंट नंबर 6 है, वाणिज्यकरण का अभाव। वाणिज्यकरण का अभाव, अधिकतर सीमांत या छोटे किसान अपनी जरूरतें या स्वयं उपभोग हेतु फसलें उगाते हैं। इन किसानों के पास अपनी आवश्यक
आवश्यकता से अधिक उत्पादन के लिए पर्याप्त भू संसाधन नहीं होता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए पॉइंट नंबर 7। व्यापक अल्प रोजगार। कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अल्प रोजगार पाई जाती है। इन क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी है जो 4 से 8 महीने तक रहती है। फसल ऋतु में लगातार रोजगारी उपलब्ध नहीं होते। पॉइंट नंबर 8 है कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। यह एक गंभीर समस्या है। यह समस्या विशेषकर सिंचित क्षेत्रों में भयानक है। इसका एकमात्र कारण दोषपूर्ण सिंचाई का चलन है। कृषि भूमि का एक बड़ा भाग जलाकांता, लवणता तथा मृदा की क्षारता के कारण बंजर हो चुका है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए। भारत में आयात संगठन के बदलते प्रारूप के किन्हीं 5 लक्षणों का वर्णन करना है। किस तरीके से भारत में आयात बदलाव हुए। बच्चों ये पॉइंट्स आप पढ़ लीजिएगा, 7 पॉइंट्स है। ठीक है, और ये जो हमारा जो मैप वर्क वाले क्वेश्चन है बच्चों, मैं सारे मैपों की एक साथ, आप वीडियो को वैसे रोक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, बट मैं एक अलग से बच्चों आपके लिए मैप लेकर के आ जाऊंगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है मैप का, भारत के मैप से। भारत में सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार है। सबसे पूर्व में अंतरराष्ट्रीय वायुपत्तन कौन सा है? गुवाहाटी। ठीक है, वायुपत्तन बोल रहा है, एयरपोर्ट। गुजरात राज्य का सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिक पार्क गांधीनगर है। तो बच्चों वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। ठीक है, वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। क्लास 12th के हमारे चैनल पे बच्चों लगातार क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर PYQs के, ज्योग्राफी के क्वेश्चन पेपर पिछले साल के विद आंसर डाले जा रहे हैं, अपलोड किए जा रहे हैं बच्चों। अगर आपको ये अच्छे लगते हैं एक्सप्लेनेशन, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारा चैनल बिल्कुल ग्रोइंग पीरियड में बच्चों, तो इसीलिए कम से कम एक फ्रेंड और एक स्कूल ग्रुप में वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपके सपोर्ट की हमारे को बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।